हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं भाइयों आप लोग? क्या चल रहा है? कैसी चल रही है तैयारी? और आज मैं आ गया हूं आपके लिए पी ब्लॉक का एक नया वीडियो लेके। पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं डले, लेकिन मैं आप लोगों के साथ में बना रहूंगा और आपको वीडियो भेजता रहूंगा, तैयारी करवाता रहूंगा, ठीक है? क्योंकि भाई बाबा जी ने जो एक बार ठान ली तो वो पूरी करके ही रहेंगे। तो भाई आज हम बात करेंगे किसके बारे में? सल्फर के बारे में, जो कि अगला हमारे पास में कड़ी है। ऑक्सीजन फैमिली में इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं वो आज हम देखेंगे। उसके कंपाउंड्स क्या होते हैं वो हम इस वीडियो में देखते हैं। तो भाई सबसे पहले सल्फर जो है वो ऑक्सीजन के नीचे, ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के नीचे आता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो भाई p ऑर्बिटल में इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ये टेंडेंसी कितनी शो करता है? 4 की वैलेंसी शो कर सकता है। जब आप इसको थोड़ा और हीट अप कर देते हो तो ये +6 की वैलेंसी शो करता है। अगर इसके साथ में जो साथी एलिमेंट है वो क्या हो? ऑक्सीजन हो या फिर फ्लोरीन हो। तो भाई ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कब बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव कब बिहेव करेगा? अगर ये किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ में क्या करता है? कंबाइन करता है, तब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर शो करता है और तब ये वैलेंसी कितनी शो करता है? -2। आगे अगर हम बढ़े और देखें कि ये कहां से पाया जाता है, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हमको ये चीज ध्यान रखनी है कि इन केस अगर पूछ लिया जाए तो ये सल्फाइड से और सल्फेट से क्या किया जाता है? ऑब्टेन किया जाता है। सल्फाइड्स मतलब कि H2S और ये इस टाइप की FeS, इस टाइप की जो सल्फाइड्स होती है, सल्फेट्स मतलब कि SO4 टाइप के जो हमारे सॉल्ट्स होते हैं उनमें से ये ऑब्टेन कर सकते हैं। हम देखेंगे उसकी लैब प्रिपरेशन वगैरह और किस तरीके से वो सारी चीजें होती हैं, लेकिन वो कुछ देर बाद। अगर मैं बात करूं कि भाई सल्फर क्या एलोट्रोपी शो करता है, तो भाई मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं? एलोट्रोपी शो करते हैं। तो सल्फर के जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं वो हमसे पूछ लिए जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो इसके 3 जो है हमारे पास में फॉर्मेट्स हमारे पास में अवेलेबल रहते हैं, जिनको हम बेसिकली स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा अल्फा सल्फर, जिसको हम बोलते हैं रोम्बिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर की प्रॉपर्टीज क्या है देखिए। सबसे पहले कि रोम्बिक सल्फर इन तीनों फॉर्मेट्स में से सबसे ज्यादा क्या होता है? स्टेबल होता है। अगर मैं बात करूं इसके कलर की, तो ये ब्राइट येलो कलर का एक क्या होता है? सॉलिड होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 385.8। जहां मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि जो इंफॉर्मेशन अपने पास में फैक्ट्स के फॉर्म में ये एग्जामिनेशन में पूछी गई है कहीं ना कहीं, तो अगर मैं देखूं कि इसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, तो ये वाटर में कैसा होता है? इनसॉल्युबल होता है। अगर आप सल्फर को पानी में मिलाने की कोशिश करेंगे तो सल्फर नहीं मिलेगा, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में अगर आप इसको मिलाने की कोशिश करते हैं तब ये उसके अंदर रेडिली सॉल्युबल हो जाता है। अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, तो ये कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। ये शेप आप क्लास 9 क्लास 10 में जब भी आपने सल्फर पढ़ा है तो वहां पे आपने ये शेप देखा है। इसको हम बोलते हैं क्राउन स्ट्रक्चर। एक और स्ट्रक्चर इसका होता है जो कि रिंग स्ट्रक्चर होता है, लेकिन रोम्बिक सल्फर जो है वो किस तरीके से क्राउन स्ट्रक्चर की तरह एग्जिस्ट करता है। इसके अंदर 8 हमारे पास में सल्फर के एटम्स रहते हैं और उनके बीच में जो एंगल है, यहाँ पे ये वाले और ये वाले सल्फर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना होता है? 107 डिग्रीज। अगर मैं बात करूं दूसरे टाइप के सल्फर के एलोट्रोप की, देखो भाई एलोट्रोप पहली बात तो होता क्या है, अपन को ये भी क्लियर होना चाहिए कि एलोट्रोप में हमारे पास में एलिमेंट रहता है। एलिमेंट के जो हमारे एटम्स है वो किस तरीके से स्ट्रक्चर बना रहे हैं, अगर वो अलग अलग स्ट्रक्चर बना रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनके एलोट्रोप्स बोलते हैं। तो भाई एलिमेंट तो सेम है, एलिमेंट सेम है, तो अब इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी? सेम होंगी। जैसे कि अब भाई मैं सल्फर को ऑक्सीजन के साथ में बर्न करूंगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी। अब मैं रोम्बिक सल्फर को करूं, मोनोक्लिनिक को करूं या फिर प्लास्टिक सल्फर को करूं, तीनों में ही प्रोडक्ट सेम बनेगा, लेकिन इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनके अंदर थोड़ा थोड़ा क्या आने लगता है? चेंज आने लगता है ड्यू टू अरेंजमेंट। तो देखो भाई अगर मैं मोनोक्लिनिक सल्फर की बात करूं तो इसको मैं बीटा सल्फर भी बोलता हूं, और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज मुझे ध्यान में रखनी है वो है ये कि ये जो बीटा सल्फर है वो कहां तक स्टेबल रहता है कि अगर मैं 369 केल्विन का टेम्परेचर मेंटेन करूं और उसके ऊपर चला जाऊं तब ये बीटा सल्फर फॉर्मेट बनता है इसका, जिसको मोनोक्लिनिक सल्फर बोलते हैं। और अगर मैं इस टेम्परेचर से नीचे आ जाता हूं, इस टेम्परेचर से नीचे आ जाता हूं
तब ये अल्फा सल्फर में वापस से ट्रांसफॉर्म होने लगता है। ये जो टेम्परेचर 369 केल्विन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन मतलब इसी टेम्परेचर 369 केल्विन पे ये अल्फा सल्फर से बीटा सल्फर में कन्वर्ट होना चालू करता है। अगर ये टेम्परेचर हम पहुंचाएंगे तभी जाके हमको बीटा सल्फर ऑब्टेन होगा, मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर उसका बनने लगेगा। मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर होता कैसा है, ये लॉन्ग नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, लॉन्ग नीडल लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। तीसरे फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं तो उसको बोलते हैं हम प्लास्टिक सल्फर या फिर गामा सल्फर। गामा सल्फर के बारे में हमको सिर्फ ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर हम इसको जैसे ही और टेम्परेचर में जब हम इसको हीट करते हैं तो हमारे पास में गामा सल्फर निकल के आता है, और गामा सल्फर को अगर हम क्या करें, छोड़ दें, ठीक है, गामा सल्फर बना, गामा सल्फर को हमने क्या किया, छोड़ दिया, तो उसके बाद में क्या होगा कि भाई वो धीरे धीरे रोम्बिक सल्फर में क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। हम गामा सल्फर के बारे में हमको सिर्फ ये चीज ध्यान में रखनी है। तो भाई फटाफट पॉज करो वीडियो और इसका ले लो स्क्रीनशॉट, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने के लिए बाबा जी को होना पड़ेगा रफू चक्कर। तो ये हुए बाबा जी रफू चक्कर। हाँ भाई, तो भाई अब बात कर लेते हैं हम किसके बारे में कि भाई जो कंपाउंड्स होते हैं सल्फर के वो कैसे होते हैं। तो देखो भाई, सल्फर के जो कंपाउंड्स है उसमें 2 या 3 कंपाउंड जो है वो इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन पूछा जाता है वो है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड। उनके बारे में हमको अच्छे से पता कर लेना है। तो भाई सबसे पहले लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर को जब मैं ऑक्सीजन में क्या करूं, बर्न करूं, तब सबसे आसान तरीका है मेरे पास सल्फर डाइऑक्साइड ऑब्टेन करने का। देखो यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड्स, मैंने यहाँ पे कुछ प्रिपरेशन मेथड्स जो है वो लिखे हुए हैं। तो देखो इसके अंदर अगर मैं सल्फर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करता हूँ, बर्न करता हूँ, तो मेरे पास में एक पंजेंट स्मेलिंग गैस निकलती है जो कि कलरलेस होती है, और उसको मैं बोलता हूँ सल्फर डाइऑक्साइड। एक और तरीका है इसको निकालने का, देखो सल्फर को अगर मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 में रख के हीट करता हूँ अगर उसको, तो मेरे पास में क्या बनता है, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। ये हो गया दूसरा तरीका। अब अपन ने कार्बोनेट्स का रूल पढ़ा है, जब भी कोई मेटल कार्बोनेट जो है वो अगर मैं एसिड के साथ में उसका रिएक्शन कराता हूं तो क्या बनता था भाई, मेटल कार्बोनेट को जब भी मैं एसिड के साथ में रिएक्शन कराता हूं तो मेरे पास में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती थी, मेरे पास वाटर निकलता था और मेरे पास एक सॉल्ट निकलता था। इसी तरीके से जब मैं किसी भी, देखो यहाँ पे सल्फाइड या सल्फेट सॉल्ट को अगर मैं क्या करूंगा, एसिड के साथ में रिएक्ट कराऊंगा, तो मेरे पास में क्या निकलना चाहिए, SO2 निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए, SO2। तो देखो यहाँ पे सॉल्ट प्लस यहाँ पे मेरे पास में क्या है, H2O प्लस SO2। तो यहाँ पे मेरे पास सल्फेट के SO2 निकलेगी, है कि नहीं। और यहाँ पे ओके, यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पे NaHSO3 होना चाहिए। NaHSO3 के साथ में अगर मैं हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में क्या कराऊंगा, HCl का रिएक्शन कराऊंगा, तब मेरे पास में क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O प्लस SO2। सेम प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, सल्फाइड्स के साथ में, हाइड्रोजन सल्फाइड्स के साथ में, दोनों के साथ में अगर मैं एसिड का रिएक्शन कराता हूं तो मेरे पास सेम प्रोडक्ट्स निकलते हैं। ये चीज आसानी से ध्यान में रह जाएगी। अब दूसरा तरीका और क्या है इसको निकालने का, बाय रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होती थी, याद करो, जब अपन 10th क्लास में पढ़ा था कि भाई ये मेटलर्जी में आता है, और जब भी हमारे पास में क्या होती है, कोई भी सल्फाइड या सल्फेट और होती है, तब हम उसको क्या करते हैं, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में क्या करते हैं, हीट करते हैं, और उसके कारण हमको क्या निकलती है, SO2 बाहर निकल जाती है, और वो जो हमारे पास में सल्फाइड या सल्फेट था वो ऑक्साइड और में कन्वर्ट हो जाती थी। तो देखो भाई, इसके अंदर हमने ZnS लिया, इसको एक्सेसिव ऑक्सीजन में रख के हमने क्या किया, हीट किया, और हमारे पास में क्या बना, ZnO प्लस SO2। SO2 यहाँ पे गैसियस प्रोडक्ट है तो बाहर निकल जाएगा, और ये हमारे काम का है अगर तो हम इसको रख लेंगे, राइट। अगर मैं देखो आयरन पायराइड को मैं हीट करूं किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, तो यहाँ पे क्या बनेगा, Fe2O3 बनाएगा, और क्या बनाएगा, SO2 बाहर निकाल देगा, राइट। तो अब देखो भाई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर मैं देख लूं कि भाई ये फिजिकल, बहुत छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं अपन को, बहुत छोटे छोटे नोट्स बनाएंगे। तो इसके अंदर देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में मैं ज्यादातर बता ही चुका हूं, कलरलेस गैस होती है,
पंजेंट स्मेलिंग होती है, पंजेंट मतलब तीखी स्मेल होती है इसकी। ये हवा से क्या होती है, भारी होती है, इसकी डेंसिटी हवा की डेंसिटी से ज्यादा भारी होती है, तो ये एक मेजर पोल्यूटेंट है। SO2 एक मेजर पोल्यूटेंट के अंदर आता है। हाईली सॉल्युबल इन H2O, है ना, वाटर के अंदर ये क्या होती है, हाईली सॉल्युबल होती है, और ये इजीली लिक्विफाइबल भी होती है, एक कलरलेस लिक्विड में क्या हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अगर मैं SO2 के स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसके अंदर दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनते हैं ऐसे। ये जो S के बाद में O पे मैंने बॉन्ड लगाया, ये डायरेक्शनल बॉन्ड है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हमको पता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच के रखता है। एनीवेज, अगर मैं बात करूं कि भाई यहाँ पे डबल बॉन्ड की सिचुएशन किस तरीके से, तो भाई दोनों जगह में कहीं पे भी डबल बॉन्ड हो सकता है, तो इसका हम रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं। और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का दिखता है, जिसके अंदर 109.5 डिग्री का हमारे पास में क्या होता है, एंगल होता है, और 143 पिकोमीटर की इसकी क्या होती है, बॉन्ड लेंथ होती है। तो ये थी भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज SO2 की। अगले वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ SO2, और हम बात करेंगे किसके बारे में, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भाई क्लास 12 बोर्ड्स के लिए आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ काय से होनी चाहिए, NCERT से होनी चाहिए। यही मैं आप लोगों को बार बार चीजें बोल रहा हूं। NCERT को कम से कम आपको एक बार तो पूरी तरीके से रीड करना ही है। तो ये थी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज सल्फर डाइऑक्साइड की, और अगले वीडियो में अब मैं बात करूंगा कि भाई इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और हम बात करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, और स्क्रीनशॉट लेने के लिए बाबा जी को होना पड़ेगा रफू चक्कर, तो ये हुए बाबा जी रफू चक्कर। हाँ, तो अब भाई अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इन सबको साथ में नोट करते चले जाओ, और अपनी NCERT बुक को रीड करो, उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी लेके आऊंगा, बहुत जल्द लेके आऊंगा, और तब तक के लिए बाबा गैंग को लाइक करो, शेयर करो, और भाई इन वीडियोस को सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि लय नहीं बिगड़नी चाहिए। तो भाई तब तक के लिए जय हो।